सीएम धामी ने की है पूजा अर्चना। धन्वंतरि दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पूजा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक। 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ होगी बैठक। कैबिनेट में लाए जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। आरोपी अभ्यर्थी खालिद की बहन साबिया अरेस्ट। बीजेपी विधायक का कांग्रेस पर हमला। कहा पेपर लीक नहीं, साजिश हो रही है। ऋषिकेश में नवरात्र के पहले दिन थूक जिहाद को लेकर विवाद। हिंदू संगठनों ने जूस की दुकान बंद करवाई, कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड में बढ़ता थूक जिहाद का मुद्दा, हिंदू संगठन अलर्ट पर। देहरादून में बोरे में युवती का शव मिला। बसंत बिहार में युवती की हत्या की जांच, आरोपी पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। 22 साल की युवती का शव बोरे में मिला। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ में बैठक होगी। कैबिनेट में लगाए जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक की कुल मिलाकर बात करें तो कैबिनेट में लाए जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिनको लेकर चर्चा होगी। चर्चा के बाद हो सकता है कि कैबिनेट की मोहर लगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। कैबिनेट में लाए जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और इन प्रस्तावों को देखना होगा कि इसके बाद आखिरकार अब क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आता है। जो प्रस्ताव उसमें आते हैं, कितने पर सहमति बनती है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे जिन पर की मोहर लगने के बाद उन्हें लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ में ये बैठक होगी। कैबिनेट में लाए जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। तो कैबिनेट में लाए जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक। साथ ही आपको बता दें कि 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। कैबिनेट में लाए जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे और 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ में बैठक होगी। तो कैबिनेट में लाए जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब बैठक करेंगे। साथ ही 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ में ये बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, अगर बात करें तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है 11 बजे। ऐसे में क्या लगता है कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर चर्चा होगी, उसके बाद मोहर लग सकती है? बिल्कुल, देखिए, आज 11 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। और ये हर जो कैबिनेट बैठक होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। इसमें अगर हम बात करें तो क्योंकि कई सारे प्रस्ताव अलग अलग विभागों ने तैयार किए। इसमें वन विभाग है, पशुपालन विभाग है, ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, खेल विभाग, तमाम विभागों ने अपने अपने स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए हैं। इसमें आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो लगातार पदोन्नति की मांग कर रही हैं। कई सारे धरने प्रदर्शन भी वो कर चुकी है। इसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला जो है आज कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा पशुपालन विभाग, वन विभाग ने अपने बड़े प्रस्ताव तैयार किए, क्योंकि कैबिनेट बैठक का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है और मुख्यमंत्री भी ये बात कहते नजर आते हैं कि जो भी प्रदेश के विकास के लिए जरूरी प्रस्ताव हैं, जो लोगों के हित में प्रस्ताव हैं, उनको लाया जाएगा ताकि यहाँ के जनता तक, हर व्यक्ति तक वो लाभ जो है वो पहुंचे। ऐसे में हर कैबिनेट बैठक में कोई ना कोई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उन पर कैबिनेट मुहर लगाती है और आज भी अलग अलग विभागों ने प्रस्ताव तैयार किए। इसमें कई सारे वर्गों को बड़ी सौगात जो है मिल सकती है।
बिल्कुल। और शुभांगी, कुल मिलाकर अगर बात करें, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने पूरे तरीके से एक समय भी निर्धारित किया है, और उस निर्धारित समय की बात करें या निर्धारित दिन की बात करें, कुल मिलाकर उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित करना है। उत्तराखंड क्योंकि अभी आपदा से ही गुजरा है, ऐसे में उसको उभारने के लिए भी राज्य सरकार को बड़ी और कड़ी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट बैठक की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ने तय किया कि हर बुधवार को ये कैबिनेट बैठक होगी और हर बार फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिर प्रदेश के अंदर किस तरीके से योजनाएं परियोजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। आपदा जैसे मंजर हर वर्ष प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं और इस बार जिस तरीके से प्रदेश के अंदर तबाही मची है, मुख्यमंत्री पहले से ही एक्टिव मोड में है और कैबिनेट बैठक जब होती है तो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि तमाम विभागों के मंत्रीगण जो है वो इसमें ब्यौरा भी देते हैं कि आखिर किस तरीके के प्रस्ताव जो है वो लाए जाने चाहिए। उस पर चर्चा होती है, मंथन होता है और उसके बाद कैबिनेट उस पर मुहर लगाती है। मुख्यमंत्री का इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रदेश के अंदर किस तरीके से चीजों में और सुधार करना है, चाहे वो हेली सेवाओं की बात हो, चाहे वो कहीं पर केंद्र खोलने की बात हो, चाहे वो महिलाओं को कोई फायदा देने की बात हो, किसानों को कुछ फायदा देने की बात हो, कुछ राहत देने की बात हो, सब कुछ कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा की जाती है। और आज की जो कैबिनेट बैठक है उसमें भी कई सारे विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए जो कि लाए जाएंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे मंथन के बाद उन पर कैबिनेट जो है वो मुहर लगाएगी। बिल्कुल शुभांगी, हमारे साथ बनी रही, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब आगे बात करते हैं, सीएम धामी ने दी है विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति, जहां पर 72.62 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। उत्तरकाशी में आवास निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। सिंचाई विभाग की योजना की बात करें तो उसके लिए भी 69.13 लाख की मंजूरी यहां पर मिली है। दून पुस्तकालय के लिए भी 1 करोड़ अनुदान की मंजूरी यहां पर मिली है। तो कुल मिलाकर सिंचाई विभाग की बात करें तो सिंचाई विभाग की योजना के लिए भी मंजूरी मिली है। दून पुस्तकालय के लिए भी 1 करोड़ अनुदान की स्वीकृति मिली है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं को लेकर स्वीकृति दी है। 72.62 करोड़ रुपए की अनुकृत धनराशि की बात कही है। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो ऐसे में सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए भी मंजूरी मिली है। तो विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, जहां पर आपको बता दें कि वित्तीय स्वीकृति के लिए उत्तरकाशी में आवास निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। सिंचाई विभाग की योजना के लिए भी मंजूरी मिली है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है पूजा अर्चना। धनवंतरी दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री आवास पर पूजा अर्चना की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें धनवंतरी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सीएम आवास पर ये पूजा की है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। तो सीएम आवास पर ये पूजा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। धनवंतरी दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। धनवंतरी दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना की गई है। तस्वीर भी उस वक्त की आपको दिखा रहे जब मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर पूजा अर्चना की है।
और चलिए आगे बात करते। देहरादून के अलग अलग स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के एक समूह ने राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने बच्चों से पढ़ाई, समाज और देश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि स्कूलों का काम सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और समाज के लिए सेवा की भावना भी पैदा करना है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि देहरादून को पूरे देश में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और इस पहचान को बनाए रखने में यहां के स्कूलों और शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। तो देहरादून की शिक्षा पहचान से होती है और ऐसे में राज्यपाल से मिले हैं देहरादून स्कूलों के ये शिक्षक। और ऐसे में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार, इसके साथ ही समाज से किस तरीके से जुड़ना है, समाज सेवा किस तरीके से करनी है, ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में एक्शन तेज हो चुका है। आरोपी अभ्यर्थी खालिद की बहन साबिया अरेस्ट की गई है। मददगार की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम खालिद के नजदीक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जिस तरीके से यूके SSC का जो पेपर था उसको सोल्व कराने के लिए खालिद ने असिस्टेंट प्रोफेसर को मैसेज किया था। तो देखिए अब आखिरकार खालिद की बहन की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में पेपर लीक मामले में एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से लगातार तेज किया गया है। ऐसे में आरोपी अभ्यर्थी खालिद की बहन साबिया अरेस्ट की गई है। तो बीजेपी विधायक खजान दास ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है, उनकी पार्टी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और वो पेपर लीक मामले में गलत जानकारी फैला रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने परीक्षा शुरू होने के बाद स्क्रीनशॉट बाहर भेज दिया है, जिसकी जांच जारी है। खजान दास ने पिछले 3 सालों में धामी सरकार की ईमानदार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौरान 25,000 से ज्यादा अधिक जो नियुक्तियां हैं वो हुई हैं, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। यूके SSC पेपर को लेकर के एक भ्रामक रिपोर्ट आई है और जिससे कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 3 पेज स्क्रीनशॉट लेकर के 35 मिनट बाद उसको आउट किया गया है, जो चिंताजनक विषय है। और इस ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धामी जी का नकल विरोधी कानून किसी को हजम नहीं हो रहा है। ये षड्यंत्र हमारे विपक्ष के लोगों का है, जो सरकार को बदनाम करना चाहती है, किंतु उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी है। शुभांगी, यूके SSC का जो पेपर है वो लीक हुआ और आप देखिए खालिद की बहन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर चाहे हम राजनीति की बात करें या फिर प्रदर्शन की बात करें, इसको लेकर लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए यूके SSC का प्रश्न पत्र लीक होने की जो मामला है, इसको लेकर लगातार रोष यहाँ पर नजर आ रहा है। युवा जो हैं, बेरोजगार संघ के लोग जो हैं, अब वो कल पूरा दिन इसको लेकर प्रदर्शन करते रहे। बीती रात भी उन्होंने पूरी रात प्रदर्शन किया है और ऐसे में लगातार मांग की जा रही है कि आखिर कौन वो व्यक्ति था, उसको जल्द से जल्द खोजकर उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि खालिद जो मुख्य आरोपी है, उसकी बहन साबिया को अब जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ये दावा कर रही है कि पुलिस खालिद के एकदम अब नजदीक है और बहुत जल्द वो जो है पकड़ में आने वाला है। इसके अलावा एक मुख्य आरोपी जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई मोबाइल फोन अंदर पहुंचाने में, उसकी तलाश भी लगातार जारी है। और जैसे ही व्यक्ति पुलिस की पकड़ में आ जाएगा, एक मिसिंग लिंक है जो हरिद्वार में भी, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो लोगों से बयान ले रही है, बातचीत कर रही है और जो भी उनको साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कर रही थी वो अभी हिरासत में है। साबिया जो कि खालिद जो कि मुख्य आरोपी है, उसकी बहन है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। और मुख्य आरोपी अब जिसने
भूमिका निभाई मोबाइल फोन को अंदर पहुंचाने में, उसकी तलाश जारी है और पुलिस का ये कहना है कि खालिद के वो एकदम नजदीक हैं, बहुत जल्द उसको खोजकर वापस लाया जाएगा और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष बड़ा सवाल उठा रहा है कि आखिर कैसे यहां पर पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो सत्ता के लोग हैं उनका ये कहना है कि विपक्ष के लोग और अन्य लोग मिलकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया गया, जैसे पहले हाकम सिंह के वक्त पे पेपर लीक हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की गई और ये कानून लाया गया, वो विपक्ष को हजम नहीं हो पा रहा है। ये बात कहते हुए जो है सत्ताधारी लोग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान सामने आया था कि जो नकल माफिया होंगे, जो इसमें संलिप्त होंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि अपने आप में बड़ा मामला है कि कैसे वो प्रश्न पत्र बाहर गए और कैसे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है, परीक्षा पत्र वहां दिए गए, 11 बजे से ये परीक्षा शुरू हुई और 11:30 बजे वो परीक्षा पत्र जो था वो बाहर था। ऐसे में इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी इन्वॉल्व है, उसमें खालिद है, उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया और मुख्य आरोपी जिसने मोबाइल फोन अंदर तक पहुंचाया, ये सारे लिंक्स निकाले जा रहे हैं और जैसे ही सभी लोग गिरफ्तार होंगे जल्द ही पुलिस उसका खुलासा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में यूके SSSC की 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आने के बाद ये मामला पूरे तरीके से गर्मा चुका है। इस मामले में पुलिस और आयोग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पेपर का सिर्फ एक ही सेट हरिद्वार के एक सेंटर से अभ्यर्थी के लिए बाहर आया था, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक का आरोप लग रहे हैं। बेरोजगार संघ ने परीक्षा रद्द करने और मामले की CBI जांच की मांग को लेकर मोर्चा भी खोल दिया है। कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। यूके SSSC पेपर लीक विवाद निशाने पर सरकार, पेपर चोर गद्दी छोड़ नारा लगा रहे बेरोजगार। कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया तेज, नकल माफिया पर अंकुश के दावे हुए फेल। उत्तराखंड में यूके SSSC की 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार संघ ने परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर दावा किया कि पेपर का सिर्फ एक सेट हरिद्वार के एक सेंटर से एक अभ्यर्थी के लिए बाहर आया था। प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आने के मामले में अभ्यर्थी खालिद के जरिए हरिद्वार के सेंटर से उसकी बहन तक पेपर के स्क्रीनशॉट पहुंचे। बहन ने सहायक प्रोफेसर सुमन तक वो स्क्रीनशॉट भेजे और सवालों के जवाब मांगे। दोनों से पूछताछ की जा रही है और अभ्यर्थी खालिद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस और आयोग के मुताबिक ये पेपर लीक का मामला नहीं है, लेकिन पेपर के 3 पन्ने के स्क्रीनशॉट कैसे भेजे गए इसकी जांच हो रही है। पुलिस और आयोग की सफाई के बावजूद बेरोजगार आक्रोशित हैं। बेरोजगार संघ ने बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में जबरदस्त प्रदर्शन कर परीक्षा को रद्द करने और मामले की CBI जांच की मांग की है। संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले में आयोग, पुलिस या सरकार के अंदर के लोगों की मिलीभगत हो सकती है, इसलिए इसकी गहराई से जांच जरूरी है। मैं मतलब मास चीटिंग नहीं है, ये आप बिल्कुल विश्वास से कह सकते हैं। बच्चों से हम ये उम्मीद करेंगे, ये अपील करेंगे कि देखिए आप पूरी चीज़ों को, तथ्यों को जान लें, और नहीं है तो तथ्य और उसको और जानने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। पेपर बाहर कैसा अगर जयमार लगा था, ये बहुत बड़ा फेलियर है। कुछ लोग मिले हुए हैं, हो सकता है आयोग के लोग मिले हो, उत्तराखंड सरकार में बैठे कुछ लोग मिले हो, पुलिस के लोग मिले हो। ये पेपर बाहर आया है, इसका कारण देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चश्मदीद गवाह है, कुछ सेंटरों पर पर्चियां अंदर थी जिससे सॉल्व हो रहा था। तो एक सेंटर पे चलो खालिद ने बाहर करा, दूसरे सेंटर पे किसने बाहर करा, और चलो 11 साढ़े 11 बजे पेपर बाहर था, और जिन सेंटरों पर 10 बजे सेंटर के पीछे की दीवार के पीछे बैठकर पेपर सॉल्व हो रहा था, वो कहां से आया? बहुत बड़े जांच का विषय है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस ने सरकार और आयोग का पुतला दहन कर विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक पर अंकुश लगाने और पारदर्शी परीक्षा कराने के सरकार के दावे फेल हो गए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक हुआ नहीं है, लेकिन झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार की छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं।
कि ये बहुत बड़ा जो है इनका सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है, और कोई नहीं चाहता है कि बेरोजगारों के जो सवाल हैं उनका हल हो। ये चाहते हैं कि बेरोजगार इसी तरह से सड़कों पर घूमते रहें। आज जिस तरह का प्रदर्शन बेरोजगारों ने यहाँ पर किया, निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ बेरोजगारों के साथ खड़ी है, और हम चाहते हैं कि सीधे सीधे या तो इसकी सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके सिटिंग जज के नेतृत्व में इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, या सीबीआई इसकी जांच करे। और जिसके द्वारा जिस केंद्र से उसको बाहर भेजा गया है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आयोग ये स्पष्ट कर चुका है, किसी भी प्रकार से पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है, और कहीं न कहीं ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी विपक्ष का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यूके SSC मामले में पेपर लीक के आरोप को नकार रहे आयोग के अध्यक्ष प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर जाने की बात स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। यही वजह है कि आक्रोशित बेरोजगार युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में आयोग और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, जिससे सवालों के घेरे में आ चुके पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता बरकरार रहती है और धैर्य खोते युवा भी काबू में रहते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। बीजेपी से देश की आर्थिक सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कड़ी आलोचना की है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की बात आखिरकार 8 साल बाद मानी है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। उनका ये भी कहना है कि जीएसटी से आम आदमी, व्यापारी और उद्योगपति सब परेशान हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देश में बहुत पैसा बर्बाद करने के बाद अब बीजेपी को याद आया है कि सामान सस्ता करना है। मैं भी बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। राहुल गांधी की बात अंतोगत्वा 8 साल बाद मानी। 2017 में जब वो जीएसटी लगा रहे थे और रात को 12 बजे उन्होंने पूरी संसद का सत्र विशेष बुला करके जिस प्रकार से जीएसटी के बारे में दावे किए, वो सारे खोखले साबित हुए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का उन्होंने काम कर दिया। पूरे देश का जो अर्थतंत्र था वो पटरी से उतारने का काम उन्होंने कर दिया। जीएसटी से आम आदमी तो दुखी हुआ ही हुआ, व्यापारी भी दुख हुए, उद्योगपति भी दुखी हुए। सारे देश के अंदर 55 लाख करोड़ रुपया 8 सालों में जनता की गाड़ी कमाई का उनकी जेबों में डाका डालने के बाद आज उन्हें होश आ रही है कि हमको आटा सस्ता करना है, हमको माचिस सस्ती करनी है, हमको टूथपेस्ट सस्ता करना है। कल स्वयं ही अपने मुखारबिंद से राष्ट्र के नाम संबोधन में वो बता रहे थे कि 8 साल तक उन्होंने इस देश के लोगों को तड़पा दिया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़पा दिया, तरसा दिया। और 8 साल बाद जब वोट चोरी का नारा पूरे देश में बुलंद हो रहा है और लोगों को पता लग रहा है कि उनकी किसी नीति के कारण उनको वोट नहीं मिल रहा था, वोट चोरी से वो सत्ता में बने हुए थे, ये जब देश की जनता को पता लग रहा तो अब जनता को कह रहे हैं कि आप उत्सव मनाइए, जीएसटी छूट का उत्सव मनाइए। 8 साल तक आपने मातम मनवा दिया पूरे देश के अंदर और अब आप उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगा कि आपको आखिर में राहुल गांधी की बात माननी ही पड़ती है। तो चलिए आगे बात करते। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बंद हुई सड़कें और टूटे पुलों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीण इलाकों की सड़कें और पुल ठीक हो सके और लोगों को आने जाने में आसानी हो। साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि अभी प्रदेश में 89 सड़कें बंद हैं, उनमें से 70 गढ़वाल इलाके में हैं जबकि 19 कुमाऊं इलाके में हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए गढ़वाल में 104 और कुमाऊं में 63 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। मंत्री ने मसूरी क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से हुए नुकसान की समीक्षा की और साथ ही लोक निर्माण विभाग को टूटे हुए पुल और सड़कों की मरम्मत जल्द करने को कहा है।
चलिए आगे बात ऋषिकेश की करते। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती वार्ड नंबर 11 की सड़कों पर नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इसके लिए ही 88 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इन लाइटों का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। उन्होंने कहा कि अब यहां पर जंगली जानवरों का खतरा कम होगा और रात में लोग आसानी से चल सकेंगे। इस कार्यक्रम में नगर पालिका की अध्यक्ष नीलम बिजलवाड़ भी मौजूद थी। सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार क्षेत्र में लगातार विकास कर रही है ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक आराम से रह सकें। डालवाला में ये जो रिंग रोड का निर्माण किया गया, रिंग रोड पर आज नगर पालिका मुनि डालवाला के द्वारा राज्य वित्त आयोग से करीबन 88 लाख की बिजलियां लगाकर का इसकी आज शुरुआत हुई और निश्चित रूप से लोगों को जहाँ एक और जंगली जानवरों के भय जो यहाँ बना रहता है उससे निजात मिलेगी। वहाँ दूसरी ओर रात बेरात घूमने के लिए भी बच्चों के बुजुर्गों को ये निश्चित रूप से लाइट उनकी मददगार साबित होगी। अब तो AI का जमाना आ गया, अब तो नई तकनीक हर जगह अपनानी पड़ेगी। अगर आगे बढ़ना है तो हर जगह नई तकनीक के साथ चलना पड़ेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।